हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर फ्रंट एंड इंटरव्यू सीरीज। और यार आज की वीडियो में ना हम रिएक्ट जेएस बेस्ड कुछ एडवांस लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा क्यों? दो पॉइंट से बताता हूँ। पहला कि जो भी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं ना डिस्कस, वो इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ कि जो क्वेश्चंस पे आज हम बात करने वाले हैं ना उनसे आपको ये समझ आएगा कि लार्ज स्केल पे रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होती है। जो उसके बेसिक्स हैं, जो उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, वो आज आपको समझ आएंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और लार्ज स्केल पे क्या क्या पॉइंट्स को हमें याद रखना होता है। तो डेट्स वाई आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर आप रिएक्ट जेएस पे एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड करते हो तो आज का ये वीडियो डेफिनेटली देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। और जो सीट होगी उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आपको सीट का एक्सेस मिल जाएगा। सो आपको अगर कभी बाद में लाइकों से देखना हो सो आपके पास उसका फ्री एक्सेस होगा। तो चलते हैं और यार क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस एडवांस्ड लेवल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। काफ़ी मजा आएगा, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिएक्ट फाइबर। रिएक्ट फाइबर क्या होता है? रिएक्ट फाइबर इज अ रिकॉन्फिगरेशन इंजन इन रिएक्ट। इट्स द कोर एल्गोरिथम बिहाइंड हाउ रिएक्ट updates the DOM. Introduced in React 16, Fiber replaced React's older reconciliation algorithm and made React faster, interpretable, and smarter in हैंडलिंग UI अपडेट्स। तो रिएक्ट फाइबर बेसिकली एक रिकॉन्फिगरेशन इंजन होता है जिसके अंदर ना हम रिएक्ट डॉम को हैंडल करते हैं। उसके लाइक हमको रिएक्ट डॉम के अंदर जो भी अपडेट्स करने होते हैं, वो अपडेट्स कैसे करने होते हैं, क्या होती है उसकी प्रोसेस, उस हैंडल करती है ये रिएक्ट फाइबर, ठीक है। हमने कल भी मतलब जो इससे पहले वाला था वीडियो जिसके अंदर हमने रिएक्ट के बिगनर लेवल क्वेश्चंस की हमने बात की थी ना, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर रिएक्ट डॉम को कैसे हैंडल करते हैं, उसमें कैसे अपडेट्स वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो अभी हम रिएक्ट फाइबर का यूज़ करते हैं। तो अभी हम रिएक्ट फाइबर का ही यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम रिएक्ट डॉम को काफ़ी ईजिली अपडेट करते हैं और एक बैंड बिकॉज ऑफ डेट ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्ट फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वो देखते हैं कि हाउ रिएक्ट फाइबर वर्क्स। मतलब ये जो रिएक्ट फाइबर है ये काम कैसे करता है आखिर, मतलब ये बैक एंड में काम कैसे करता है वो समझते हैं। सबसे पहले होता है बिगिन फेज, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो रिएक्ट वॉक्स द ट्री फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड बिल्ड्स अ फाइबर ट्री, ठीक है। तो जो भी अपना वो होता है ना डॉम का लेआउट, उसके अंदर टॉप टू डाउन जाते हैं हम पहले। और जो भी अपना जैसे पहले हमारा पेरेंट वाला कंपोनेंट होता है, फिर उसका चाइल्ड होता है, फिर उसका चाइल्ड होता है। तो कुछ इस टाइप से हम एक लेआउट करते हैं क्रिएट, ठीक है। सेकंड इज कंप्लीट फेज। रिएक्ट वर्क्स फ्रॉम बॉटम टू अप एंड प्रिपेयर्स डॉम म्यूटेशंस। तो पहले हम टॉप टू डाउन जाते हैं, फिर हम पहले हम टॉप टू डाउन जाते हैं, फिर हम बॉटम टू अप जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कमिट फेज। अप्लाइज चेंजेस टू द रियल डॉम इन अ सिंगल स्टेप। तो जो हमारा रियल डॉम है ना उसके अंदर फिर हमें लास्ट फाइनल जो भी चेंजेस करने होते हैं, हम एक ही बार में वो सारे के सारे चेंजेस अपने रियल डॉम के अंदर करते हैं। फिर रिएक्ट जेएस के अंदर हम एक रियल डॉम की लाइट वेट कॉपी करते हैं क्रिएट। और फिर उसके अंदर हम जो भी हमको अपडेट्स वगैरह करने होते हैं ना वो हम उसके अंदर करते हैं। ईच फेज कैन बी पॉज्ड, रेज्यूम्ड एंड और अबॉर्टेड, मेकिंग रिएक्ट मोर रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये जो भी फेजेस हैं ना एक कम्प्लीटली हमारे हाथ में होते हैं, हमको कब पॉज करना है, कब इन्हें अबॉर्ट करना है, तो इनका पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है। तो इन्हें हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू परफॉर्म ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन। तो सपोज आपने एक लॉगिन फॉर्म किया क्रिएट, ठीक है। जो हमारा यूज़र है वो लॉगिन फॉर्म
फिल करने के बाद उस पर लॉगिन, तो जो हमारा यूज़र है वो अगर लॉगिन करता है तो जो हमारा पेज है वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाए जहाँ भी हमको उसे डायरेक्ट करना हो वहाँ पे। तो ये कैसे करते हैं, अचीव, वो देख। तो द रिएक्ट राउटर पैकेज विल प्रोवाइड द कंपोनेंट रीडायरेक्ट, ठीक है, इन रिएक्ट राउटर the rendering of a redirect component will navigate to a newer location in the tree stack. Current location will be overridden by the new location, just like the server side रीडायरेक्ट्स, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, जो हमारा रिएक्ट राउटर है ना, उसके अंदर ही हमको एक अलग कंपोनेंट मिलता है डायरेक्ट करके, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हम ये जो अपना है ना प्रोसेस, इसे कंप्लीट करते हैं। तो इसको हम इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने किया इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट सिंपल, जो हमारा कंपोनेंट वाला है कंपोनेंट, वो इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रीडायरेक्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट राउटर में से ना, तो यहाँ पे हमने रिएक्ट राउटर में से डायरेक्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसे हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। फिर हमने बनाई एक क्लास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, और इसको हमने एक्सटेंड भी कर लिया साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया इफ़ दिस डॉट स्टेट इज लॉग्ड इन इक्वल्स टू, तो अगर जो हमारी स्टेट है वो लॉग्ड इन है, ठीक है, तो आप क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो, और उसके अंदर आपको ये टू वेरिएबल, ठीक है, और उसके अंदर आपको टू के अंदर आपको पास करना है अपना URL, ठीक है, कि आपको किस पेज पे जो हमारा यूज़र है उसे डायरेक्ट आप करना चाहते हो, ठीक है। तो मे बी वो होम पेज हो या फिर वो डैशबोर्ड वाला पेज हो, वो आप जो मर्जी लिंक यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो लॉगिन करते ही ऑटोमेटिक ही इस पेज पे हमारा यूज़र रीडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। और अगर ऐसा ना हो तो सबसे पहले, और अगर लॉगिन ना हो तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दिखा दो, प्लीज़ कंप्लीट लॉगिन, ठीक है, बिकॉज सपोज अगर उसने, ठीक है, तो डेट सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस आपको ये जो रीड कंपोनेंट है ना, इसका यूज़ करना है, डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट रिएक्ट हुक्स वर्सेस क्लासेस, ठीक है। तो रिएक्ट हुक्स और क्लासेस में डिफरेंस होता है, समझ। इट इज़ यूज्ड इन फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट। तो ये तो हमको पता है कि जो हमारे रिएक्ट हुक्स है वो फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट, एंड जो हमारी क्लासेस होती है ना, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में ही यूज़ होती है, ठीक है। इट विल नॉट रिक्वायर आ डिक्लेरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इसमें हम सीधे अपने रिएक्ट हुक को यूज़ करते हैं, पास करते हैं, हम इसको डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर इनसाइड द क्लास कंपोनेंट, बट इन क्लास हमको इसे डिक्लेयर करना पड़ता है अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर। इट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड इन स्टेट डिक्लेरेशन और मॉडिफिकेशन। तो रिएक्ट हुक के अंदर हम जब भी स्टेट्स वगैरह को लाइक अपडेट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, तो वहाँ पे हमें इसको दिस कीवर्ड पास करने की कोई नीड नहीं है, हम इसे बिना इसके भी कर पाते हैं, ठीक है। कीवर्ड दिस यूज्ड इन स्टेट डिक्लेरेशन, दिस डॉट स्टेट एंडेड मॉडिफिकेशन, दिस डॉट सेट स्टेट। तो हमने लाइक रिएक्ट हुक्स में देखा है कि जब हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम सिंपल अपना जैसे कि सिंपल स्टेट और सेट स्टेट हम पास करते हैं, हमको दिस यूज़ नहीं करना पड़ता है। बट इन क्लास हमको यहाँ पे दिस यूज़ करना पड़ता है, तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, दिस डॉट स्टेट और दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ईजियर टू यूज़ बिकॉज ऑफ द यूज फंक्शनलिटी। ऑफ कोर्स ये हमको पता है कि जो हमारी यूज स्टेट ऑफ फंक्शनलिटी है वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी है, वो हमने पहले भी देखी हुई है, काफ़ी इजी है यूज़ करना, ठीक है। तो इन्हें यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। स्पेसिफिक फंक्शन इज अवेलेबल फॉर हेल्पिंग अस टू एक्सेस द स्टेट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सेट स्टेट वेरिएबल। तो इसमें ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको मतलब आप काफ़ी इजली इन्हें एक्सेस कर पाओ और इन्हें यूज़ कर पाओ, जो हमारी स्टेट्स होती हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब है लोचा, ठीक है। रिएक्ट हुक्स कैन बी
हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग रेडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। रिएक्ट हुक की हेल्प से ना हम काफ़ी ईजिली रेडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट इन क्लास बिकॉज ऑफ द लॉन्ग सेटअप ऑफ स्टेट डिक्लेरेशंस क्लास स्टेट्स आर जनरली नॉट प्रीफर्ड। ठीक है, तो मतलब इनका जो सिंटेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और मतलब इसे कोई भी रिकमेंडेड नहीं करता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे रिएक्ट हुक्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और ये रेडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट पे क्या होती है इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द कंपोनेंट साइकिल। हम जब एक कंपोनेंट करते हैं क्रिएट, तो उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है ना, और तो उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है, और उसमें उसके क्या क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, बिकॉज इससे आपको लाइक बैक एंड में कैसे काम हो रहा है और उसका एक आपको मिल जाएगा, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो दे आर फोर डिफरेंट फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। तो हमारे रिएक्ट कंपोनेंट में ना 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, डूरिंग दिस फेज रिएक्ट कंपोनेंट विल प्रिपेयर बाई सेटिंग अप द डिफॉल्ट प्रॉप्स एंड इनिशियल स्टेट फॉर द अपकमिंग टफ जर्नी। तो ये हमारी सबसे पहली स्टेट होती है। तो ये हमारा सबसे पहला फेज़ होता है, जिसके अंदर हम सिंपल जो अपना कंपोनेंट होता है उसे सेटअप करते हैं। ठीक है, उसमें स्टेट्स वगैरह एंड प्रॉप्स वगैरह पास करते हैं। सेकंड होता है माउंट करना, माउंटिंग। ठीक है, तो माउंटिंग रेफर्स टू पुटिंग द एलिमेंट्स into the browser DOM. Since React uses virtual DOM, the entire browser DOM which has been currently rendered would not be refreshed. This phase includes the lifecycle methods component will mount and component did mount। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड वाला है ना माउंटिंग, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो अपना कंपोनेंट है ना वो तो हमने कर लिया है सेटअप, बट अब उसे हमें अपने डॉम पे अब हमें उसे अपने डॉम पे अपडेट करना है। हमें अपने डॉम को बताना है कि भाई साहब हमने एक नया कंपोनेंट किया है क्रिएट, इसे आप अपने डॉम में ऐड कर लो, अपडेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक अभी बस हम उसे अपने डॉम पर बैक एंड से भेज रहे हैं अपडेट करने की, बट तो अभी यहाँ पे हम उसे सिर्फ अपने डॉम पर भेज रहे हैं उसे करने के लिए, बट अभी तक वो अपडेट हुआ नहीं है। मतलब वो अभी यूआई पे आपको मतलब वो आपको अभी यूआई पे शो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हम लाइक कंपोनेंट विल माउंट और कंपोनेंट ट्रेडो माउंट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड फेज होता है हमारा अपडेटिंग। इन दिस फेज अ कंपोनेंट विल बी अपडेटेड व्हेन there is a change in the state or props of a component. This phase will have life cycle methods like component will update, should component update, render and component did update। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड वाला फेज है ना, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपके कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हुआ, जैसे आपकी कोई भी स्टेट चेंज हुई, आपने सपोज बटन पे किया क्लिक, तो आपकी जैसे ही स्टेट वगैरह चेंज हुई या फिर कोई प्रॉप वगैरह आपने पास किया, तब जो हमारा डॉम है ना वो होगा रिफ्रेश, एंड वो जैसे ही रिफ्रेश होगा ना तब हमारा कंपोनेंट यूआई पे अपडेट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा थर्ड वाला फेज। ठीक है, हमारा फोर्थ फेज होता है अनमाउंटिंग। इन दिस लास्ट फेज ऑफ द component life cycle, component will be removed from the DOM or will be unmounted from the browser DOM. This phase will have the life cycle method named component will unmount। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वाला फेज में, तो ये जो हमारा फोर्थ वाला फेज है इसमें सिंपल जो हमारा कंपोनेंट होता है उसे हम अपने डॉम से ना हटा देते हैं, उसे हम अपने डॉम से हटा देते हैं, उसे हम अनमाउंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल चार फेज होते हैं किसी भी रिएक्ट चार फेज होते हैं किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ हुक्स इन रिएक्ट। जिसके अंदर
कितने टाइप से रिएक्ट जेएस के अंदर कौन कौन से हुक्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हुक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हुक्स। तो रिएक्ट जेएस के अंदर ना दो टाइप के हुक्स होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन हुक्स, ठीक है, जो कि पहले से ही लाइक होते हैं, बस हमें उन्हें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ना तो बिल्ट इन हुक्स को भी हम अगर दो दो तो बिल्ट इन हुक्स को भी हम अगर दो पार्ट्स में वो करें डिवाइड, तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं, एक तो बेसिक हुक्स और एक एडिशनल हुक्स। ठीक है, तो जो बेसिक हुक्स है ना उसके अंदर हमारे हुक्स आते हैं जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, जो कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के टाइम यूज़ करते हैं। तो ये जो यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, इसके बारे में हम पहले भी बात की, हम मोस्टली कॉमनली यूज़ करते ही करते हैं, मतलब हर एक रिएक्ट ऐप में आप इसका यूज़ करते ही होगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक हुक्स हैं, इनका यूज़ हम करते ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे हुक्स जो कि पार्टिकुलर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप सबका नाम देख सकते हो, यूज़ मेमो, कॉल बैक, यूज़ रेफ, यूज़ लेआउट इफेक्ट, काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार इनको एक बार अपने आप से आप पढ़ना, यहाँ पे देखना समझना कि इनका कब यूज़ करना होता है, कब ये काम आते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ आएंगी। ठीक है, बट जो मेन हुक्स हैं वो हमारे ये दो हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें इनकी नीड होती है, राइट। सेकंड जो हमारा टाइप है वो होता है हमारे कस्टम हुक्स, जो कि हम कोई भी एक फंक्शन बनाएं और उसके अंदर हमें किसी पार्टिकुलर टास्क को करें परफॉर्म, देन वी कैन यूज दैट फंक्शन एज अ हुक इन आवर रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसको एक बार अगर देखेंगे इसमें क्या लिखा है, अ कस्टम हुक इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ JavaScript, as I said. The custom hook working is similar to a regular function. The use at the beginning of the custom hook name is required for React to understand that this is a custom hook, and also it will describe that this specific function follows the rules of hooks. ठीक है, तो एक जो नॉर्मल वो है ना फंक्शन, अगर उसे आपको एज अ कस्टम हुक की तरह यूज़ करना है ना, तो आपको उसे एज अ कस्टम हुक की तरह यूज़ करना है ना, तो आपको वहाँ पे ये यूज़ कीवर्ड का ना यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका जो भी फंक्शन का वो है ना नाम, उसके उसके आगे आपको यूज़ ऐड करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। जो जो भी हमारे बिल्ट इन हुक्स हैं उनमें भी वो यूज़ से ही स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो आपको अपने कस्टम हुक में भी पहले यूज़ ऐड करना है, उसके बाद आपको अपना जो भी आपके फंक्शन का नाम हो, जैसे सपोज ऐड, तो आपको लिखना है यूज़ ऐड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेम अ फ्यू टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज रिएक्ट ऐप परफॉर्मेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस ना काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। सो डैट कि आप जब भी आप वहाँ पे काम करो तो आप एक अच्छी एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाओ, तो वहाँ पे आप एक अच्छी एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाओ, राइट। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऐसी टेक्निक जिससे जो जो हमारी रिएक्ट ऐप है ना उसे हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वन कैन ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिएक्ट। तो देखते हैं कौन क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है यूजिंग यूज मेमो हुक। ठीक है, it is a react hook that is used for catching CPU expensive functions. ठीक है, sometimes in a react app a CPU expensive function gets called repeatedly due to re-renders of a component which can lead to slow rendering. ठीक है, use memo hook can be used to catch functions by using use memo. ठीक है, तो देखो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है कि यूज मेमो क्या होता है। इसकी हेल्प से आप सिंपल फालतू में री 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 तो इसकी हेल्प से आप री रेंडर होने से बचा सकते हो। इसकी हेल्प से आप जो भी हमारे कंपोनेंट फालतू में इसकी हेल्प से आप जो भी हमारे फंक्शंस फालतू में री रेंडर होते हैं ना, उन्हें आप यहाँ पे री रेंडर होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है।
नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट। ठीक है, तो इट इज़ अ बेस कंपोनेंट क्लास दैट चेक्स द स्टेट एंड प्रॉप्स ऑफ अ कंपोनेंट टू नो वेदर द कंपोनेंट शुड बी updated। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंपल रिएक्ट डॉट कंपोनेंट वी कैन यूज द रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट टू रेड्यूस द री रेंडर्स ऑफ अ कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे सिंपल तो ये प्योर कंपोनेंट क्या होता है इसके बारे में भी मैंने जो हमारा पहले वाला वीडियो है उसके अंदर बात की थी। प्योर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं ना जो सिर्फ तभी री रेंडर होते हैं जब उनमें या तो स्टेट चेंज हो या फिर उनमें कोई प्रॉप वगैरह पास हो, वो तभी चेंज होते हैं, वरना वो तभी री रेंडर होते हैं, वरना वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो आपको अगर अपने रिएक्ट ऐप को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना है ना, सो यू कैन यूज़ रिएक्ट प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनिंग स्टेट कोलोकेशन। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग द स्टेट एज क्लोज टू वेयर यू नीड इट पॉसिबल। ठीक है, समटाइम्स इन रिएक्ट ऐप वी हैव अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टेट्स इनसाइड द पेरेंट component which makes the code less readable and harder to maintain. Not forget, having many states inside a single component leads to unnecessary re-renders for the component। ठीक है, it is better to shift states which are less valuable to the parent component to a separate component। कहने का मतलब ये है कि हम काफ़ी बार ऐसा करते हैं। सपोज मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट उसका बनाया, तो जो हमारा पेरेंट वाला कंपोनेंट है ना उसके अंदर मैंने 5 स्टेट्स पास कर दी अलग अलग, लेकिन उन 5 स्टेट्स में से सिर्फ 2 ही हैं जो पेरेंट कंपोनेंट यूज़ कर रहा है। जो बाकी 3 है वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट के लिए है। तो इट्स बेटर कि हम उन्हें पेरेंट कंपोनेंट से हटाएं और उन्हें उस चाइल्ड कंपोनेंट में ही डालें, सो डैट कि जिस कंपोनेंट को जिसकी नीड है वो उतने टाइम ही अपना री रेंडर हो। ठीक है, तो डेट्स वाई हमको ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखनी। ये भी काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेजी लोडिंग। इसके बारे में भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बात किया है। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू रेड्यूस द लोड टाइम ऑफ अ रिएक्ट ऐप। लेजी लोडिंग तो इसमें बेसिकली ना क्या होता है, कंपोनेंट्स तभी लोड होते हैं जब आपको उन्हें देखना हो, जब आपको उनकी नीड हो, वरना वो लोड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपको एक ही बार में कंप्लीट वेबसाइट लोड करने की नीड नहीं है। सिर्फ वही कंपोनेंट लोड होंगे जो आप रियल टाइम पे उन्हें देख रहे हो, उन्हें यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वही कंपोनेंट लोड होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। सो इसकी हेल्प से ना जो हमारा रिएक्ट ऐप होता है वो और भी ज़्यादा फास्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टिप्स टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको रिएक्ट ऐप बिल्ड करते टाइम यूज़ करनी चाहिए। इन सब एप्लीकेशन और भी ज़्यादा फास्ट बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी री-रेंडर्स इन रिएक्ट। तो सबसे पहला है यूज़ रिएक्ट मेमो। इसके बारे में अभी हमने बात की है। ठीक है, सेकंड है यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉलबैक। सो यू कैन आल्सो यूज़ आप इसमें ना यूज़ कॉल आप ना इसमें यूज़ कॉलबैक आप ना इसमें यूज़ कॉलबैक का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अवॉइड अनोनिमस फंक्शंस इन प्रॉप्स एंड यूज़ करेक्ट कीज़ इन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर तो जो हमारी लिस्ट होती है ना उसके अंदर हमको कीज़ कैसे यूज़ करनी होती हैं टू एक्सेस एवरी लिस्ट आइटम, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो भी आपको सही से यूज़ करना है, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे री-रेंडर करने से बच जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डू यू हैंडल ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन रिएक्ट एप्लीकेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि आपको अगर अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करना हो कैसे करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड authorization in React applications are typically handled using techniques such as token-based authentication, session management, and role-based access control.
जैसे हम RBAC भी बोलते हैं, ठीक है, हेयर्स अ हाई लेवल ओ, ठीक है। तो कुछ ऐसे तो हमारे रिएक्ट जेएस में ना कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जिनकी हेल्प से हम इन्हें हैंडल करते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे करती हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो यूजर्स ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स बाय प्रोवाइडिंग क्रेडेंशियल्स, ठीक है, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड। सर्वर अपॉन सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन द सर्वर जनरेट्स अ टोकन, जैसे कि हम मोस्टली JSON वेब टोकन का यूज़ करते हैं, या फिर हम JWTB जैसे कि हम JSON वेब टोकन यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सेंड्स इट बैक टू द क्लाइंट, द क्लाइंट स्टोर्स द टोकन, जो कि हम मेनली लोकल स्टोरेज या फिर कुकीज़ की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। इंक्लूड्स इट इन अ सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू ऑथेंटिकेट द यूज़र, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले हम एक यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं जो हमारा यूज़र होता है उसको, ठीक है। एंड वो जैसे ही अपने यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करता है ना, तो हमारे बैकएंड में ना एक टोकन होता है, तो हमारा सर्वर टोकन जनरेट करता है, ठीक है। अगर हमारा हमारा सर्वर जो है ना वो एक टोकन को जनरेट करता है और फिर वो उसे फिर से अपने क्लाइंट को भेजता है, और फिर जो हमारा क्लाइंट होता है वो उस टोकन को ना स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ लोकल स्टोरेज या फिर कुकीज़ की फॉर्म में, ठीक है। और फिर इसके बाद जो अपना यूज़र है ना, और फिर उसके बाद अपना यूज़र मस्त वेबसाइट यूज़ करता है। तो ये एक प्रोसेस होती है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। ऑथराइजेशन में क्या होता है देखते हैं। ऑथेंटिकेटेड द सर्वर validates the token and verifies the user's identity and permissions, ठीक है। ऑथराइजेशन लॉजिक डिटरमाइंस वेदर द यूजर इज allowed to access certain resources or perform specific actions based on their role or privileges. Components can conditionally render UI elements or make API request based on the user's ऑथेंटिकेशन स्टेटस, ठीक है। देखो ऑथेंटिकेशन करने के बाद ना हर एक यूज़र का ना एक रोल होता है। सपोज मैंने एक ऐप बनाई जिसके अंदर मैंने 2 टाइप के रोल बनाए, एक तो स्टूडेंट एक टीचर, ठीक है। तो जो हमारा स्टूडेंट होगा उसका रोल होगा डिफरेंट, एंड जो हमारा टीचर होगा उसका रोल कुछ और होगा, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे ही मुझे उन्हें अलग अलग UI शो करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा स्टूडेंट होगा उसके पास अलग फीचर्स होंगे एंड जो हमारा टीचर होगा उसके पास अलग होंगे फीचर्स। उसके बेसिस पे ही मुझे अपना तो उसके बेसिस पे ही मुझे डिफरेंट UI उन्हें शो करना पड़ेगा, राइट। ऑथेंटिकेशन करने के बाद ना हम बेस्ड ऑन रोल ये डिसाइड करते हैं कि कौन से यूज़र को क्या UI शो करना है और उसे क्या क्या परमिशंस देनी है, ठीक है। तो ये होता है ऑथराइजेशन के अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करते हैं हमारे ये दोनों, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं इम्पोर्टेंट, तो ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है रिएक्ट जेएस में। रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड इज़ अ टूल फॉर हाईलाइटिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन योर रिएक्ट ऐप ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। इट डज नॉट रेंडर एनीथिंग इन द UI. It's a wrapper component that activates additional checks and warnings for you to catch bugs before they issues in production, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड का जो काम JS के अंदर होता है वही सेम काम रिएक्ट JS के अंदर भी होता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ना जो भी बग्स होते हैं, जो भी वार्निंग्स होती हैं इन द डेवलपमेंट फेज़, वहाँ पे हम उन्हें ठीक करते हैं, और फिर जिससे कि हमें जब हम अपने ऐप को लाइव करने जाएं तो हमें कोई भी इशू ना आए, कोई भी बग ना आए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा यही यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ सर्वर साइड रेंडरिंग SSR इन रिएक्ट JS। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
SSR is the process of rendering React components on the server and sending the fully rendered HTML to the client. Unlike traditional client-side rendering CSR, where the HTML is generated on the client side using JS, SSR delivers pre-rendered content to the browser initial loading, improving the इनिशियल लोडिंग टाइम एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, एसएसआर के अंदर ना सिंपल हम अपने बैकएंड से जो अपना एसएसआर के अंदर ना हम बैकएंड से कंप्लीट डेटा एसएसआर के अंदर ना हम बैकएंड से ही रेंडर करते हैं कंप्लीट अपना यूआई और फिर हम उसे अपने क्लाइंट को शो करते हैं इन द HTML। बट मैं अगर CSR की बात करूं, मतलब मैं अगर क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात करूं जो कि हम JS में करते हैं, बट मैं अगर क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात करूं, हम उसके अंदर ना क्लाइंट साइड पे ही डेटा अपना जनरेट करते हैं। हम अपने क्लाइंट साइड पे ही HTML कोड जनरेट करते हैं और उसे UI पे शो करते हैं और वो हम करते हैं JS की हेल्प से। ठीक है, बट इन SSR ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई जो उसका लोडिंग टाइम होता है एंड आल्सो SEO होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग। एंड दैट्स वाई जो हमारी नेक्स्ट JS है ना वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू React JS, बिकॉज वो SSR पे ही काम करती है, उसमें हम सर्वर साइड पे ही काम करते हैं। सो दैट्स वाई आजकल नेक्स्ट JS इसलिए इतनी ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं SSR के जो कि इसे और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। SSR reduces the time it takes for the initial view to be displayed to the user, resulting in the faster performance। तो एज आई सेड की जो SSR है उसके वो काफ़ी कम टाइम लेती है जो अपना फर्स्ट UI व्यू है उसे शो करने के लिए, उसे डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर SEO। सर्च इंजन कैन crawl and index the pre-rendered HTML content, leading to better search engine rankings and discoverability। ठीक है, तो इससे हमारा SEO है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है बिकॉज हम इसके अंदर pre-rendered HTML का कंटेंट को शो करते हैं अपने UI पे। बिकॉज ऑफ डेट जो हमारा SEO है ना वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी। SSR ensures that the content is accessible to users with JavaScript disabled or using assistive technologies। ठीक है, तो जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक बेटर होती है कंपेयर टू अगर हम CSR की बात करें तो। ठीक है, बिकॉज इसमें जो हम UI पे अपना कंटेंट शो करते हैं ना उसमें JS वगैरह डिसेबल्ड होती है। तो ये होता है हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू शेयर लॉजिक अक्रॉस रिएक्ट कंपोनेंट्स। तो पहली टेक्निक होती है कस्टम हुक्स। ठीक है, हम अपने खुद के कस्टम हुक्स क्रिएट करके एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लॉजिक को पास करते हैं अलग अलग जगह पे अपनी कंप्लीट रिएक्ट ऐप के अंदर। ठीक है, सेकंड है HOCs। इसका मतलब क्या है, हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स। ठीक है, थर्ड है रेंडर प्रॉप्स। तो हमने कोई भी प्रॉप वगैरह पास किया तो उसकी हेल्प से भी हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लॉजिक वगैरह पास करते हैं। ठीक है, थर्ड है यूटिलिटी फंक्शंस। तो यूटिलिटी फंक्शंस का भी यूज़ करके ना हम लाइक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में इजीली डेटा वगैरह को पास करते हैं एंड उनमें लाइक लॉजिक वगैरह को हम पास कर सकते हैं। कोई भी आपको लाइक टास्क करना है कंप्लीट, कोई भी आपको लाइक टास्क करना है परफॉर्म, तो वो हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी टेक्निक होती हैं जिनके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इनके ऊपर, तो ये यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द should component update method, when would you use it। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने
कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के बारे में बात की थी, उसमें 4 फेज होते हैं, उनकी हमने बात की थी। तो अब उसके अंदर ही ना एक हमारा होता है सुड कंपोनेंट अपडेट। ये इसका क्या काम होता है एंड ये कब यूज़ होता है वो समझते हैं। द सुड component update method is a life cycle method in React that allows a component to control whether it should re-render or not। ठीक है, invoked before rendering when new props or states are being received। ठीक है, by default should component update indicating that the component should re-render। However, you can implement custom logic inside should component update to determine whether the update is necessary based on the current props and state compared to the next props and state। ठीक है, देखो इसका सिंपल सा ये काम होता है कि जो हमारा कंपोनेंट है उसे री रेंडर करना है या फिर नहीं करना है, ये कंट्रोल इसके पास होता है। ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है ट्रू। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा जब भी कोई स्टेट चेंज होगी या फिर प्रॉप वगैरह पास होगा। ठीक है, हमारे पास ये कंट्रोल होता है कि अगर हम चाहें तो इसे री रेंडर ना भी करवाएं, अगर हम चाहें तो ये री रेंडर ना भी हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो स्टेट चेंज हो रही है क्या उसे नीड है क्या उससे नीड है हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करने की या फिर नहीं है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट इसका सिंपल सा यही मतलब होता है। ठीक है, आपको अपने कंपोनेंट को री रेंडर करना है नहीं करना, वो इससे आप करते हो कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फॉरवर्ड रेफ। फॉरवर्ड रेफ क्या होता है? अलाउज पेरेंट कंपोनेंट्स टू पास रेफ्स डाउन टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो आपको अगर किसी एक रेफ आपको अगर अपने पेरेंट आपको अगर एक रेफ को अपने पेरेंट तो आपको अगर एक रेफ को अपने पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स में पास करना हो ना, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं फॉरवर्ड रेफ। अब ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। तो मैंने बनाया कॉन्स्ट इनपुट। ठीक है, इसके अंदर मैंने यूज़ किया फॉरवर्ड रेफ। तो इसके अंदर मैं पास करूँगा प्रॉप्स और रेफ। ठीक है, फिर इसके अंदर हम पास करेंगे और फिर इसके अंदर हमें जो भी अपना HTML वाला इसके अंदर हमें जो भी अपना HTML कोड लिखना है वो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट, फिर जो रेफ है ना उसके अंदर हमें अपना रेफ पास करना है। ठीक है, जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट वाला रेफ है वो हमें यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हमारा ये फॉरवर्ड रेफ काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वेबपैक एंड बेवल इन रिएक्ट। तो जो बेवल है ना वो बेवल ट्रांसपाइल्स JSX और ES6 टू ब्राउज़र कंपेटेबल JS। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी बेवल है ना इसका सिंपल सा काम ये होता है कि जो भी हमारा JSX का कोड है ना ये उसे JS में चेंज करता है सो डैट कि जो हमारा ब्राउज़र है वो उस कोड को समझ पाए। ठीक है, बिकॉज जो SX वाला कोड है वो बिकॉज जो JSX वाला कोड है ना वो ब्राउज़र को समझ नहीं आता है। ठीक है, तो डेट्स वाई उसे JS में चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है वेबपैक, बंडल्स मॉड्यूल्स एंड एसेट्स फॉर डिप्लॉयमेंट। तो जब आप अपनी रिएक्ट ऐप को बिल्ड कर लेते हो देन आपको उसे करना होता है डिप्लॉय। तो डिप्लॉय करते टाइम ये टूल काम आता है वेबपैक। ठीक है, इसकी हेल्प से आपके जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं ना उनका आप बेसिकली एक बंडल बनाते हो। ठीक है, तो फिर उसे डिप्लॉय करने में ना काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं एंड ये आपको यूज़ करने आने ही चाहिए। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ रेडक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेडक्स इज़ अ प्रीडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स often used with React.js। ठीक है, uses a centralized store and follows a strict unidirectional data flow। ठीक है, कंपोनेंट से डिस्पैच एक्शन फिर उससे। ठीक है, तो देखो रेडक्स में ना क्या होता है, तो
तो देखो कल ना मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट की बात की थी कि सपोज तो देखो कल ना मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट की ना बात की थी जिसे हम कहते हैं पेरोप। तो देखो कल ना तो ना मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में टर्म बताया था पेरोप रीलिंग। ठीक है, तो उसके अंदर ना क्या होता है कि सपोज एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर एक कंपोनेंट है, तो इस टाइप से 10 कंपोनेंट है। तो अगर जो 10th वाला हमारा कंपोनेंट है ना, अगर उसको हमारे पहले वाला जो पेरेंट कंपोनेंट है उससे कुछ पेरोप वगैरह पास करना है, तो वहाँ पे हमें पहले सेकंड वाले में पास करना पड़ता था, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ऐसे हमें सभी कंपोनेंट्स में ना वो पेरोप पास करना पड़ता था। तो उससे बचने के लिए ये आया, तो उससे बचने के लिए आया हमारा, तो उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं रीडक्स का। ठीक है, तो इसके अंदर ना सिंपल क्या होता है, एक ही जगह पे सारा का सारा प्रॉप्स वगैरह एंड सारा का सारा कोड जो मतलब हमको पास करना होता है उसको हम एक ही सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर करते हैं। फिर वहाँ से आप जहाँ मर्जी चाहो उन्हें पास कर सकते हो। ठीक है, फिर वो आपको जो लास्ट वाला कंपोनेंट है उसके अंदर पास करना हो या फिर आपको किसी और कंपोनेंट में पास करना हो, आप उसे डायरेक्टली पास कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हमारा यूज़ होता है ये रिडक्स। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो इसके अंदर चार चीज़ होती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली चार चीज़ होती हैं। पहला होता है स्टोर द ग्लोबल स्टेट कंटेनर। ठीक है, तो एक हमारा ऐसा स्टोर होता है ना जहाँ जहाँ पे हम इसका कंप्लीट कोड करते हैं, जो जो भी हमें लाइक वहाँ पे कोड करना वो कोड हम करते हैं एंड हम उसे वहाँ पे स्टोर करते हैं, और फिर उसको हमें पूरे के पूरे किसी भी कंपोनेंट में यूज़ करना हो, वी कैन यूज़ इट। ठीक है, सेकंड होता है एक्शन, प्लेन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो बेसिकली हम इसी के, ठीक है। थर्ड है रिड्यूसर, अ फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट बेस्ड ऑन एक्शन। ठीक है, तो आप जो भी एक्शंस वगैरह लेते हो उसके बेस्ड ही जो हमारी स्टेट्स होती हैं, उसके बेस्ड जो भी हमारी स्टेट्स होती हैं उन्हें हम अपडेट करते हैं। ठीक है, लास्ट है डिस्पैच एक्शंस टू द रिड्यूसर्स। ठीक है, तो ना इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो हमने एक तो यहाँ पे लिखा हमने कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, और इसके अंदर मैंने ये इंक्रीमेंट ही लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने इसका टाइप लिख दिया इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया काउंटर, जिसमें मैंने स्टेट के अंदर पास कर दिया 0, और यहाँ पे किया मैंने एक्शन स्विच एक्शन डॉट टाइप। तो अगर हमारा तो यहाँ पे नाम है स्विच और केस का यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारे स्विच केस वो होते हैं ना लूप में, उनका यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो स्विच है ना उसके अंदर पास कर दिया कि अगर हमारा एक्शन डॉट टाइप होता है इंक्रीमेंट, तो आप स्टेट को +1 कर दो, और अगर ऐसा ना हो तो जो हमारी स्टेट है आप हमें वही वापस कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा है ना एक्शन उसके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी स्टेट है ना उसके अंदर है वैल्यू 0। तो मैं जब ये जो केस वाला, ये जो इंक्रीमेंट वाला केस है, इसके अंदर ये होगा स्टेट +1, मतलब 0 + 1 1। अगर ऐसा ना हो तो वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एज अ रेड्यूसर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके ऊपर हमने जो इसका होगा एक्शन वो हमने कर लिया डिफाइन, एंड फिर वहाँ पे हमने उसे, तो कुछ ऐसे हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिएक्ट कोड इन अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको लार्ज स्केल रिएक्ट एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है, तो वहाँ पे उसकी बेस्ट टेक्निक्स और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती हैं अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड कोड इनटू यूजेबल एंड composable components based on functionality or feature. Container components to manage state and presentational components. Container components to manage state and presentational components for rendering UI elements. ठीक है, तो हमको ना कंपोनेंट, तो हमको
कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करना होता है सबसे पहले, जिसके अंदर हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स करते हैं क्रिएट। अगर मैं आपको इसका एक तो जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें तो आप एक 5 और 6 पेज की वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो उसका हेडर एंड फुटर होगा ना, वो हर पेज पे सेम होगा। तो आप दो कंपोनेंट्स बनाओगे अलग अलग, एक तो अपना हेडर वाला, एक अपना फुटर वाला, ठीक है। एंड वो हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे, बिकॉज वो आपको बस एक ही बार करने पड़ेंगे क्रिएट, एंड आप उन्हें हर एक पेज पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप से आपको यूजेबल कंपोनेंट्स करने होते हैं क्रिएट। नेक्स्ट देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अडॉप्ट अ फोल्डर स्ट्रक्चर दैट रिफ्लेक्ट्स द कंपोनेंट हायरार्की एंड फीचर organization. Group related components, styles and assets within the same folder for better maintainability, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना एक सही फोल्डर स्ट्रक्चर करना होता है फॉलो, एक पेपर हायरार्की के अकॉर्डिंग आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर को फाइनल करना होता है, ठीक है। बिकॉज उसके बेसिस पे ना आप अपने ऐप को ना काफ़ी इजीली मेंटेन कर पाओगे, तो आप उसे काफ़ी इजीली मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। सपोज़ कोई सेम टाइप के एसेट्स या फिर सपोज़ कोई सेम टाइप की स्टाइल या फिर हमारे एसेट्स हैं, तो आप उन्हें एक ही फोल्डर के अंदर प्लेस कर सकते हो। तो कुछ स्टेप से आपको उसे मैनेज करना होता है। नेक्स्ट है स्टेट मैनेजमेंट। चूज एंड एप्रोप्रिएट स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन such as Redux or React context for managing global state in large scale applications. Centralized state logic and separate concerns to improve scalability and maintainability. तो देखो इसके बारे में अभी मैंने बात की थी कि अगर आप एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे आपके काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, एंड आपको अगर किसी एक ठीक है, तो वहाँ पे हमें रेडक्स वगैरह यूज़ करना ही चाहिए, बिकॉज उसका यूज़ करके ना आप जो हमारा जो कॉमन एंड जो हमारा स्केलेबल कोड है ना, आप उसे एक ही जगह पे सेंट्रलाइज कर पाओगे। अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको वही जो इशू मैंने आपको अभी पहले बताया था ना कि आपको तो फिर आपको काफ़ी सारे इश्यूज वगैरह आएंगे स्केल करने के लिए, बिकॉज एज आई सेड कि आपको वही एक वैल्यू पास करनी है किसी एक कंपोनेंट में, तो उसके लिए आपको जो बाकी के कंपोनेंट्स होंगे वहाँ भी वो लाइक प्रॉप वगैरह पास करना पड़ेगा, तो वो फिर वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सो डेट्स वाई स्टेट मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कोड स्प्लिटिंग। स्प्लिट कोड into smaller chunks using dynamic imports on React.lazy to improve initial load times and reduce bundle size. Lazy load routes or features that are not immediately needed by the user. तो आपको यहाँ पे सिंपल लेजी लोडिंग जैसे फीचर्स को यूज़ करना है, सो डैट कि आपको एक ही बार में ना कंप्लीट वेबसाइट को ना लोड करना पड़े, जो कंपोनेंट काम का है वही लोड हो, एंड जब हमारे जिस भी कंपोनेंट एंड फिर जैसे जैसे जिसका काम आए वही कंपोनेंट अपना लोड होता जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी ये भी आपको करना है फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट है लिंटिंग एंड फॉर्मेटिंग। एनफोर्स कोड कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी यूजिंग लिंटर्स लाइक ESLint एंड कोड फॉर्मेटर्स लाइक PDT, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको जो अपना कोड है ना, जब आप जैसे सपोज आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको अपने कोड को अच्छे से PS कोड के अंदर आपको अपना जो कोड है वो अच्छे से मेंटेन करके रखना है, कि अगर कोई और आप कोड को देखे ना तो वो उसे ईजिली चीज़ें समझ आ जाए कि यार ये पार्ट इसने इसलिए लिखा है, ये पार्ट इसने इसलिए लिखा है, ठीक है। और वहाँ पे आपको लाइक कमेंट्स वगैरह भी लिखने होते हैं कि यार इस कोड का मतलब ये है कि यार इस कोड को हम इसलिए लिख रहे हैं, इससे ये काम होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा अच्छे मतलब आपका कोड जब कोई देखे तो वो अच्छा लगे देखने में, तो वो चीज़ आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। लास्ट है
डॉक्यूमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट कोड कंपोनेंट्स, एपीआईज एंड आर्किटेक्चर टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स। तो आप अगर किसी टीम के साथ काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन यूज टूल्स लाइक JS Doc और Markdown फॉर इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड रीडमी फाइल्स फॉर प्रोजेक्ट लेवल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो आप अगर टीम के साथ काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको हर एक स्टेप अच्छे से डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि यार ये इसलिए काम, तो वहाँ पे ना आपको हर एक स्टेप को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेक्स्ट API एंड Redux। ठीक है, बिकॉज लोग इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पर्पस, कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको जहाँ भी कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट करना हो ना, वहाँ पे हमें Redux यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि लार्ज स्केल एप्लीकेशन बिल्ड करते टाइम। ठीक है, बट जो अपना कॉन्टेक्स्ट API है ना, इसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जब आपको छोटे लेवल के प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर रहे हो ना, तो वहाँ पे यू कैन यूज़ कॉन्टेक्स्ट API। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोर। तो इसके अंदर होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड स्टोर, मतलब हम एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, जो भी अपने को कोड करना होता है वो हम ग्लोबल कोड अपना एक ही जगह पे स्टोर करते हैं। कॉन्टेक्स्ट API यूज़ रिएक्ट कंपोनेंट ट्री, तो इसके अंदर हम सिंपल कंपोनेंट ट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा फ्लो। तो इसके अंदर होता है यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है। ठीक है, और इन कॉन्टेक्स्ट API ये अपना सिंपल, इसके अंदर कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि हमको यही फॉलो करना है। इसके अंदर थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर Redux की बात करूं तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक्शंस, ट्रेड्यूसर्स, सेटअप, है ना। कॉन्टेक्स्ट API बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेटअप होता है। ठीक है, अब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इन Redux तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज एप्स एंड मिडलवेयर सपोर्ट। ठीक है, तो ये लार्ज जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे उनको काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, मे कॉज अननेसेसरी री रेंडर्स। तो कॉन्टेक्स्ट API के अंदर ना ये एक इसका हम बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट होता है कि इसके अंदर ना कभी कभी फालतू में री रेंडर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिडलवेयर। तो ये मिडलवेयर को करता है सपोर्ट, मतलब आपको अगर इसे एज अ मिडलवेयर यूज़ करना हो तो यू कैन यूज़। ठीक है, बट इन कॉन्टेक्स्ट API यू कैन नॉट यूज डैट एज अ मिडलवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेव टूल्स, एक्सीलेंट टाइम ट्रेवल डीबगिंग। तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डीबग करने के लिए कोड को। ठीक है, बट इन कॉन्टेक्स्ट API काफ़ी कम आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, काफ़ी लिमिटेड होता है इसमें। लास्ट है व्हेन टू यूज़, आपको कब यूज़ करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स लॉजिक, असिंक ऑपरेशंस एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। सो जब आपको लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बिल्ड करनी होती हैं या फिर लॉजिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पर यू कैन यूज़ Redux। बट जब काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है हमारा कोड एंड आप काफ़ी छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर रहे हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ कॉन्टेक्स्ट API। ठीक है, तो ये इनके अंदर सिंपल सा डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल दिस कंपोनेंट री रेंडर व्हेन द बटन इज क्लिक। ठीक है, तो ये कोड है, अब इसका क्या आएगा आउटपुट वो आपको बताना है। यहाँ पे हमने सिंपल पास किया कॉन्स्ट डेटा, इसके अंदर मैंने वैल्यू के अंदर पास कर दिया 1। ठीक है, फिर मैंने किया कॉन्स्ट चाइल्ड, फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है react.memo। ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपना पास किया है डेटा। ठीक है, फिर मैंने किया console.log चाइल्ड रेंडर्ड। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर कर दिया data.value, तो इसकी जो भी वो होगी वैल्यू वो मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने फंक्शन पास किया फंक्शन ऐप, इसके अंदर मैंने यूज स्टेट पास किया काउंट और सेट काउंट, और मैंने बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी 0। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे पास किया एक बटन ऑन क्लिक, और जब
ऑन क्लिक जैसी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, सेट काउंट के अंदर हमारी जो अपडेटेड होगी ना वैल्यू वहाँ पे सेट हो जाएगी, मतलब काउंट +1। ठीक है, तो सपोज वहाँ पे 0, तो मैं करूँगा इस पर क्लिक तो वो हो जाएगा 0 + 1 1। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा चाइल्ड के अंदर है ना डेटा, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो अब आपको ये बताना है कि मैं जैसी बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा या फिर नहीं होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो यार इसका आंसर है यस, वो री रेंडर होगा। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे react.memo का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसका काम ही होता है कि अपना जो कंपोनेंट है वो फालतू में री रेंडर ना हो। इवन दो react.memo यूज्ड डेटा इज़ अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑन एवरी रेंडर कॉजेज चाइल्ड टू री रेंडर। ठीक है, तो जो हमारा ये डेटा है ना, ये एक न्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब भी हम बटन पे करेंगे क्लिक, डेटा एक न्यू बनेगा ऑब्जेक्ट, एंड उसकी वजह से ये जो चाइल्ड है ना, ये बार बार री रेंडर होगा। ठीक है, तो डेट्स वाई ये हमारा बार बार री रेंडर होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड एंड स्टैटिक साइड जनरेशन। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिएक्ट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है डिफरेंस, वो देखते हैं। SSR और CSR के बीच में क्या होता है डिफरेंस, वो तो मैंने पहले आपसे बात ही की है कि SSR है वो हमारा सर्वर साइड से हमारा जो HTML कोड है वो जनरेट करता है एंड उसे UI पे शो करता है। ठीक है, जैसे कि हम Next.js, ठीक है, और इसके लिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है Next.js। ठीक है, और मैं अगर क्लाइंट साइड की बात करूं तो इसमें हम सिंपल क्लाइंट साइड पे ही अपना HTML कोड जनरेट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ डेट ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेती है कंपेयर टू SSR। ठीक है, अब देखते हैं हम स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है। तो इसके अंदर ना इट जनरेट्स द एंटायर वेबसाइट HTML एट बिल्ड टाइम, सर्विंग प्री रेंडर्ड पेजेस टू द क्लाइंट, रिजल्ट्स इन फास्ट पेज लोड्स एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस as there is no need server side processing for each request. React frameworks like GetSpy enable SSC by pre-rendering React components into static HTML files। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिंपल अपनी कंप्लीट वेबसाइट HTML की फॉर्म में बिल्ड, तो इसके अंदर ना हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट HTML कोड में जनरेट करते हैं बिल्ड टाइम पे। ठीक है, और इसकी हेल्प से, ठीक है, और इसके अंदर हम अपने प्री रेंडर्ड जो हमारे पेजेस होते हैं जनरेट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ डेट ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सर्वर साइड की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे हम स्टैटिक HTML फाइल्स को करते हैं जनरेट, तो यहाँ पे हम सिंपल एक स्टैटिक वेबसाइट करते हैं जनरेट। ठीक है, तो ये होता है इनके बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी द कॉमन मिस्टेक ऑफ फंक्शन बीइंग कॉल्ड एवरी टाइम द कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक ये हमारा कोड है, यू नीड टू मेक श्योर दैट फंक्शन इज नॉट बीइंग कॉल्ड व्हाइल पासिंग द फंक्शन एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास किया रेंडर और हमने इसके अंदर एक बटन बनाई, जिसके अंदर मैंने ऑन क्लिक के अंदर मैंने लिखा दिस डॉट हैंडल क्लिक, और मैंने इसे एज अ फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो लिखा है कि यू नीड टू मेक श्योर दैट फंक्शन इज नॉट बीइंग कॉल्ड वाइल पासिंग द फंक्शन एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम ये जो फंक्शन है ना दिस डॉट हैंडल क्लिक, हम इसे यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो हम जब भी किसी भी फंक्शन को ना एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसे हम कॉल नहीं करते हैं, हम सिंपल लिखते हैं जैसे कि दिस डॉट हैंडल क्लिक, जो कि मैं आपको नेक्स्ट जो कोड है उसमें अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है दिस डॉट हैंडल क्लिक, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को पास नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे ये एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कमेंट लिखा है हैंडल क्लिक इज पास्ड एज अ रेफरेंस, तो हमको ये तो यहाँ पे हम इसे एज अ रेफरेंस वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हम इसे एज अ रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहे हैं, ना कि एज अ फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो आप जब भी कुछ इस टाइप से बटन वगैरह बनाओ यहाँ पे एंड आप इवेंट वगैरह, तो यहाँ पे आप जब भी कुछ इस टाइप से बटन वगैरह बनाओ एंड अपने जो अपना कॉम्प तो आप जब भी कुछ इस टाइप से यहाँ पे बनाओ
तो हमेशा याद रखना कि आपको यहाँ पे फंक्शन पास नहीं करना है, आपको यहाँ पे एज अ रेफरेंस वैल्यू से पास करना है। तो गाइस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, डेट्स इट। तो हमने आज के वीडियो में ना 20 रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे, बात की उनके ऊपर, जो कि एज अ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे एंड ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात, जो कि लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। एंड आल्सो इंटरव्यूज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से पढ़ना समझना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। बाकी यार अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।